नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट में आपस में दोबारा से कलह उभर आई है। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक दोनों ही महिला पहलवान आंदोलन की बड़े चेहरा थीं, लेकिन साक्षी मलिक ने जो अपनी किताब लिखी है उसमें उन्होंने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के ऊपर कई किस्म के आरोप लगाए हैं। और साक्षी मलिक ने राजनीति ज्वाइन नहीं की है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में हैं। बजरंग पूनिया को किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पंजाब में चल रहे धान खरीद के संकट को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अमित शाह से बातचीत के बाद भी धान का संकट कट नहीं रहा है और मंडियों में सुचारू रूप से हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों में धान का उठान नहीं हो रहा है। किसानों को अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी भी अब चुनावी राजनीति में आ गई हैं। केरल की वायनाड सीट से उन्होंने बाई इलेक्शन के लिए अपना पर्चा भरा है। आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि मैं 17 साल से चुनाव प्रचार कर रही हूं, लेकिन पहली बार जिंदगी में अब आकर चुनाव लड़ने आई हूं। भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को अगले 5 साल के लिए खोले रखने के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा दिया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से बहाल किया है। साल 2019 में पहली बार यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान पैरोल पर 20 दिन के लिए बाहर आए गुरमीत सिंह राम रहीम को आज वापस से रोहतक की सुनारिया जेल में भेज दिया गया है। गुरमीत सिंह राम रहीम ने इस चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद की है, इसी वजह से ऐन चुनाव के दौरान उनको पैरोल दी गई थी। पंजाब के फिरोजपुर रूरल से एमएलए रही सत्कार कौर को पंजाब पुलिस ने 28 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। उनके ड्राइवर ने पुलिस से गाड़ी भगाने की भी कोशिश की, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सत्कार कौर आजकल बीजेपी की नेता हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिर रहा है और हवा की क्वालिटी खराब होने के कारण दिल्ली के लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को फटकार लगाई है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जिले में 24 किसानों को पराली जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 10 किसान खुद सीएम नायब सिंह सैनी की कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर महिला पहलवान आंदोलन के बारे में। महिला पहलवान आंदोलन 2023 में हुआ था, अब लगभग ख़त्म भी हो चुका है, क्योंकि कुछ महिला पहलवान तो कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। एक महिला पहलवान साक्षी मलिक, उन्होंने किताब लिखी है और उस किताब को बेचने के लिए उन्होंने अपनी ही साथी महिला पहलवानों के ऊपर आंदोलन को कहीं ना कहीं डीरेल करने के आरोप लगाए हैं। किताब के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है और अब महिला पहलवान भी आपस में एक दूसरे के ऊपर बयान दे रही हैं। साक्षी मलिक का बयान विनेश फोगाट को लेकर आया, विनेश फोगाट का उल्टा पलटवार साक्षी को लेकर आया, और इस सब के बीच में जो मुख्य मुद्दा था महिला सुरक्षा का, महिला पहलवानों का, या ब्रिजभूषण ने जो महिला पहलवानों के ऊपर अत्याचार किए, वो सब गायब हो गया है। खैर, ये जो पूरी कहानी है इसमें जो मुख्य किरदार मुझे लगता है वो मीडिया है। और ये जो पहलवान हैं ये सब भोले हैं और इनको इनके भोलेपन का फ़ायदा कहीं ना कहीं मीडिया ने उठाया है। और मीडिया की इस चीज़ को लेकर साक्षी मलिक को अपना एक ट्वीट भी लिखना पड़ा। उसमें उन्होंने कहा कि मेरी कही गई बातों को आउट ऑफ कंटेक्स्ट कहीं ना कहीं मीडिया ने छापाई। उसके साथ साथ मैंने जो बातें किताब में नहीं लिखी हैं उनको भी मीडिया ने कहीं ना कहीं अपनी खबरों में चलाया। और लगातार एक हिसाब से मीडिया कभी किसी पहलवान के पास जाके कुछ पूछ रहा है, कभी किसी पहलवान के पास जाके कुछ पूछ रहा है। इन पहलवानों के पास फैक्ट चेक करने की तो कोई टाइम होता नहीं। ये मतलब ऐसा हो रहा है कि आप किसी के मुंह के आगे माइक लगा के कहें कि फलाने ने आपको गद्दार कहा है, तो वो कहेगा कि अच्छा उसने मुझे गद्दार कहा है, वो कौन है, वो भी तो गद्दार ही है। और जबकि अगर वो फैक्ट चेक कर लेता कि मैंने तो अभी सुना नहीं है या फिर मैं देखता हूँ कि कहा है या नहीं, तो थोड़ी चीज़ें क्लियरिटी हो जाती। तो इन भोले पहलवानों को मीडिया ने शिकार बना लिया है। खैर, कितना समझ पाते कितना नहीं समझ पाते तो हमें देखना होगा। एक खबर ये भी है कि बजरंग पूनिया ने राष्ट्रीय कांग्रेस किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दिल्ली में पदभार ग्रहण किया है। अब वो राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। सुखपाल खैरा इस पद पर रहे हैं। शायद उनको जो सुखपाल खैरा हैं वो इस पद से आने वाले कुछ महीनों में इस्तीफा दे देंगे और फुल फ्लैज जो ताकत है वो बजरंग पूनिया को हैंड ओवर कर दी जाएगी। अभी इसको लेकर
बहुत सारी बातचीत हो रही है, देखना होगा कि कब ये जो उनको पद फुल फ्लैज मिलेगा। सुखपाल खैरा लगातार पंजाब की राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं और कांग्रेस भी उनको पंजाब तक महदूद रखना चाहती है। जो सेंटर की जो चीज़ें हैं, ऑल ओवर नेशन वाइड जो चीज़ें हैं, उनमें सुखपाल खैरा को इसलिए वो नहीं लेके आना चाहते क्योंकि सुखपाल खैरा के ऊपर पंजाब में केसेस बहुत हैं और वो अपना ज़्यादा समय केसेस में बिता रहे हैं, ज़्यादा नेशनल पॉलिटिक्स में दे नहीं पा रहे और उनको जो उनका नुक्ता है वो पंजाब का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कांग्रेस उनको पंजाब में बरतना चाहती है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर पंजाब और हरियाणा में मंडियों में जो धान है उनको लेकर है। धान के उठान को लेकर लगातार किसान आंदोलित हैं, लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को तेज किया जाए और इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमित शाह से भी बात की, केंद्रीय गृह मंत्री से, लेकिन फिर भी कोई आज तो कोई ज़्यादा बदलाव दिखा नहीं। कल उनकी बात हुई थी और किसानों को तो अधिकारियों के सामने हाथ ही जोड़ने पड़ रहे हैं कि आप हमारे धान को प्लीज़ उठा लीजिए। तो एक ये अलग किस्म का संकट है, हरियाणा में भी ये संकट है और पंजाब में भी, जबकि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने उसी किस्म के धान बोए थे जैसा सरकार चाह रही थी ताकि उठान में आसान हो, लेकिन अभी भी उठान सही तरीके से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इसके उलट किसानों की तो गिरफ्तारियां हो रही हैं पराली जलाने को लेकर। उस खबर पे भी हम आगे बात करेंगे, पहले एक दूसरी खबर के ऊपर बात करते हैं। वो है प्रियंका गांधी फाइनली अब चुनावी राजनीति में आ गई हैं। उन्होंने केरल की वायनाड सीट से आज नॉमिनेशन फाइल किया है और केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी 2024 जो अभी बीता लोकसभा चुनाव है उस वहाँ से चुनाव उन्होंने लड़ा था, अमेठी से भी चुनाव लड़ा था और चुनाव उन्होंने रायबरेली से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्होंने जो चुनाव है वो वायनाड से भी लड़ा था। वायनाड से भी वो चुनाव जीत गए थे, रायबरेली से भी। तो वायनाड की सीट उन्होंने खाली की तो वायनाड के लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को जब देश की राजनीति में कोई नहीं पूछ रहा था तो हमने यहाँ से जिता के भेजा, वो हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो उसी की भरपाई को लेकर प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी आराम से वहाँ से जीत जाएगी। वहाँ पर जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बना रखा है और जो छोटी मोटी पार्टियां उनके साथ कांग्रेस ने, उसकी मदद से मुझे लगता है कि आराम से जो कांग्रेस पार्टी है वहाँ पे चुनाव जीत लेगी और प्रियंका गांधी चुनाव जीत जाएंगी। प्रियंका गांधी ने बयान भी दिया कि वो 17 साल की थी जब से चुनाव प्रचारों में भाग ले रही हैं, लेकिन ज़िंदगी का एक लंबा वक्त बीत जाने के बाद अब फाइनली जब वो 50 साल पार कर गई अपने जीवन के, अब वो जाके चुनाव लड़ रही हैं। तो वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने राजनीति में ज़्यादा समय बिताया है। 30-35 साल बिताने के बाद अब वो चुनावी राजनीति में आ रही हैं। खैर, हम सबको पता है कि जो बड़े नेताओं के बेटे या बेटियां होती हैं उनके लिए तो कोई राजनीति ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, और जब चाहें, चाहे वो बुढ़ापे में चुनाव लड़ लें या फिर वो एक हिसाब से जवानी में चुनाव लड़ लें, जब उनका मन करे तब लड़ लें। खैर, प्रियंका गांधी के लिए अब डिमांड क्रिएट हुई वायनाड से, तो अब वो चुनाव में जा रही हैं। अगली खबर की ओर बढ़ें तो जो अगली खबर है वो भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को अगले 5 साल के लिए फिर से बहाल करने का फैसला लिया है। इस फैसले को लेकर है, इसको लेकर भारत सरकार ने भी ट्वीट किया है, पाकिस्तान की तरफ से भी ट्वीट आया है। देखो, सरकार तो अपना क्रेडिट लूटना चाहती हैं, लेकिन मेन तो बात यही है कि जो भारत के लोग हैं, भारत के सिख खासकर, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी था और एक लंबी डिमांड भी रही। 2019 में इसको पूरा किया गया और हम सबको पता है कि जो गुरु नानक देव जी थे, उनके जो 20 साल हैं वो वहाँ पर बीते हैं और जो एक हिसाब से रावी नदी है, चाहे करतारपुर, एक हिसाब से मैं अगर बात करूं तो इसमें जो 20 साल उनके आखिरी के वो बीते हैं। और एक जो मेन बात ये है कि 1 किलोमीटर की दूरी जो रावी के पूर्वी किनारे से वो जो डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा है गुरदासपुर में, और जो मौजूदा श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर उसके बीच है। तो मुझे लगता है कि जिसने भी भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन बनाई थी, अगर वो 1 किलोमीटर उधर से घुमा लेता तो क्या बड़ी बात हो जाती। लेकिन खैर, अब इन दोनों देशों ने उस गलती को 2019 में आके दुरुस्त किया है। मुझे लगता है कि मैं तो ये कहूँगा कि श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर ही एक ऐसी चीज़ है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तलखियाँ उनको कम कर सकती है। और गुरु नानक देव जी की फिलोसफी है, उनका जो फलसफा है और जो उन्होंने शिक्षा दी, वही है जो एक हिसाब से दोनों मुल्कों के बीच में जो तलखियाँ उनको कम करने में मदद कर सकती है। हम सबको पता है कि जो पूरी दुनिया है उसमें गुरु नानक देव जी की जो वाणी हो या फिर शिक्षा हो,
वो कितना पीस शांति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी चीज़ें हैं उनकी, जो 4 उदासियाँ रही, 4 जो उनकी यात्राएं रहीं जीवन की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। खैर अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है वो कनाडा से आई। कनाडा ने जो 25% जो इस्पात और एल्युमिनियम है, यानी कि लोहा, आयरन और जो एल्युमिनियम है, उसको जो चीन से जो आयात हो रहा था उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि बेसिकली चीन डोमिनेट कर रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, और उससे जो यूरोपियन हो गए और दूसरा जो कनाडा के जो कामगार हो गए उनको बड़ा नुकसान हो रहा था। इसलिए कहीं ना कहीं चीन के डोमिनेशन को कम करने के लिए ये किया गया है। खैर अब इसमें तो जो इंटरनेशनल मार्केट का पूरा साइकिल है, इसके ऊपर तो अलग से बात करने की ज़रूरत है, बहुत टफ ये एक चीज़ है। अगली खबर की ओर जो अगर हम बढ़ें तो अगली खबर ANI जो भारत की बहुत बड़ी एजेंसी है, और उसके ऊपर जो एक दिल्ली की एक हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। उस सुनवाई के दौरान जज साहब ने कहा कि ANI के ऊपर बहुत गंभीर आरोपों का खुलासा हुआ है। लोग उसको कहीं ना कहीं जो इंडिया की एजेंसीज हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। खुफिया एजेंसी की कठपुतली या सरकार की कठपुतली कहा जाना कहीं ना कहीं ANI की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल है। वो इसलिए भी है क्योंकि आपने देखा होगा अमृतपाल सिंह का केस हुआ, तब भी ANI ने बहुत सारी खबरें प्लांट की जो एजेंसीज प्लांट करवा रही थी, खुफिया एजेंसीज प्लांट करवा रही थी। तो एक हिसाब से अब ये सुनवाई के दौरान भी हुआ, और ये सुनवाई विकिपीडिया और ANI के बीच में था। विकिपीडिया के ऊपर 2 करोड़ का मानहानि का दावा ANI ने किया था, क्योंकि उन्होंने सरकार की पिछलग्गू कहिए या फिर खुफिया एजेंसियों की कठपुतली कहिए, ये लिख दिया था अपने पेज पे। उसके बाद ये मानहानि का दावा किया गया, और इसको लेकर पूरी बहस हुई है। देखते हैं कि क्या इसमें फैसला आता है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर जो भारत का जो सेकुलर ढांचा है उसको लेकर है। मतलब जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चंद्रचूड़, कुछ टाइम बाद वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ही वो अलग किस्म के बयान दे रहे। वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने राम मंदिर का फैसला सुनाया उससे पहले वो भगवान राम के सामने बैठ गए जाके। तो इसको काफ़ी आलोचना हो रही है कि अगर कोई जो जज मुस्लिम होता और वो फिर अल्लाह के सामने बैठ के अगर ये फैसला सुनाता तो फिर फैसला क्या होता। उनको भारत के संविधान के सामने बैठना चाहिए था। और अगर इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था राम मंदिर के बारे में, इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेकर, बहुत सारे बातों को लेकर। ये जो फैसला ये अपने आप में डिबेटेबल है। और अब DY चंद्रचूड़ जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, उनको तो मैं कम से कम ये कहूँगा कि वो एक जो बहुसंख्यकवाद है, अगर हम सांप्रदायिक ना भी कहें, कम्युनल ना भी कहें, तो हम ये तो कह सकते हैं कि मेजोरिटेरिज्म की निशानी है, बहुसंख्यकवाद की निशानी है। की जब बहुत ज़्यादा संख्या है जिस धर्म के लोगों की भारत में, उस धर्म के दबाव में कह लो या पता नहीं क्या इसको कैसे कहेंगे, कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाएगा, उस चीज़ को लेकर चंद्रचूड़ अपने जो उन्होंने फैसला सुनाया उसमें वो दिख रहा है असर। तो खैर बहुत उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है, और लोग कह रहे हैं कि रिटायर होने से 2-4 महीने पहले ये सब वो इस किस्म के बयान क्यों दे रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर भी एक बाबा के बारे में, गुरमीत सिंह राम रहीम। हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो उनको 20 दिन की पैरोल दी गई, और पैरोल भी ऐन चुनाव के दौरान दी गई। 4-5 दिन रह गए थे चुनाव के। वो उत्तर प्रदेश के अपने बरनाला आश्रम में गए, बनराला, और वहाँ पर वो रहे। और हरियाणा में जो उनके कारकुन थे, कार्यकर्ता थे, उन्हें लगातार बीजेपी को वोट देने के मैसेज फैलाए। खैर अब बाबा का काम पूरा हो गया है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत गई है। तो दोबारा 20 दिन बाद पैरोल ख़त्म होके गुरमीत सिंह राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में चले गए हैं। अब इस दौरान बहुत सारी बातें, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर जितने भी केस थे 2015 से रिलेटेड, बेअदबी के जो जितने भी केसेस थे उनको दोबारा रीओपन करने की बात कही। और उसको लेकर गुरमीत सिंह राम रहीम की जो कानूनी टीम है, लीगल टीम है, उसमें छटपटाहट भी दिखी, अलग अलग बातें कह रही थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया, पंजाब सरकार ने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया। तो ये कई चीज़ें थी। तो खैर अब तो देखना होगा कि बीजेपी गुरमीत सिंह राम रहीम का कितना और इस्तेमाल करती है। पंजाब में भी बाई इलेक्शंस हैं, देखते हैं कि पंजाब के बाई इलेक्शंस में बीजेपी गुरमीत राम रहीम का इस्तेमाल करती है या नहीं। वैसे तो हरियाणा में भी हम मतलब मुल्क भर में अलग अलग जगहों पे बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो अब उन बाई इलेक्शंस पे भी हमारी नज़र रहेगी कि उन बाई इलेक्शंस में
क्या निकल कर आता है। उसमें प्रियंका गांधी का मैंने जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव है, पंजाब में 4 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव है, महाराष्ट्र में और झारखंड में तो फुल फ्लैज चुनाव ही अनाउंस हो गए हैं। तो उनकी भी खबरें हम आगे आपको देते रहेंगे। मतलब महाराष्ट्र से तो आज यही खबर आई है कि अजीत पवार गुट ने टिकटों का बंटवारा किया है और बारामती से शायद अजीत पवार चुनाव लड़ें। तो ये एक अपडेट है। और जो एक बड़ा अलायंस बनता दिख रहा था कि अजीत पवार वापस शरद पवार के पास आएंगे, वो ऐसा तो होता दिखा नहीं। वो शिवसेना एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ें तो जो अगली खबर है वो पंजाब से आई और पंजाब की पूर्व महिला एमएलए सत्कार कौर, जो फिरोजपुर रूरल से विधायक रही हैं, उनको हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है और 28 ग्राम हेरोइन थी। पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके ड्राइवर ने गाड़ी भगाने की भी कोशिश की और पंजाब पुलिस दावा कर रही है कि उनके पास एक जो उनका खुफिया सूत्र था, उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी जिसमें वो नशे की बात कर रही थी। कई लोग कह रहे हैं कि सत्कार कौर खुद हीरोइन चिट्टा पीती हैं। तो ये कई सारी थियरीज हैं। अब इन थियरीज में सच्चाई क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है और अभी हमें इस केस की इंतज़ार भी करनी चाहिए डिटेल्स की कि क्या इसमें सच्चाई है क्या नहीं है। अभी ये जो खबर है ये अपडेटिंग खबर है, सिर्फ इस पर ये खबर ब्रेक ही हुई है और उसके अलावा इस पर फाइनल क्या है वो तो अभी आया नहीं है। पुलिस के ही वर्जन सामने आए हैं। तो दो गाड़ियां थी, क्रूज और बीएमडब्ल्यू, जो मैडम के विधायक भी जो मैडम विधायक मैडम हैं उनके ड्राइवर ने तो एक पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की भी बात हुई। और बीजेपी में है आजकल सत्कार कौर, और सत्कार कौर के लेकर ऐसी चीज़ें आना, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस को के हाथ लगी हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो हरियाणा से आई। हरियाणा में एक सफाई घोटाला हुआ था 7 करोड़ का कैथल में। उसका जो आरोपी है उसको तो 6 महीने से पुलिस ढूंढ रही है और वो चंडीगढ़ में जाके जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है उनको साल दुसाले उड़ाकर सम्मानित कर रहा है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी की ठीक ठाक किरकिरी हो रही है। लेकिन आपको बता दूं कि जो कैथल में ये पूरा मामला हुआ था, इसमें घोटाला हुआ था, इसमें बीजेपी के लोग शामिल थे। जो जिला परिषद की टीम थी उसमें ये सारा कुछ हुआ था। और जो भाजपा नेता प्रवीण सरदाना, उनका नाम भी आया था, वो प्रवीण भारत प्रोजेक्ट के प्रोपराइटर हैं और उनको उनको ही ठेका मिला हुआ था। वो नायब सिंह सैनी के भी करीबी बताए जाते हैं और सीएम मनोहर लाल खट्टर के भी करीबी बताए जाते हैं। खैर अब तो वो लपेटे गए हैं, देखते हैं क्या होता है। अब तो पुलिस को भी पता चल गया कि वो सीएम नायब सिंह सैनी के साथ को स्टेज पर सम्मानित कर रहे थे। 6 महीने से उनको तलाशा जा रहा है, अब तो उनको पकड़ा ही जा सकता है। देखते हैं कि उनको पकड़ते हैं या नहीं। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर जो है वो जो दिल्ली में लगातार एयर पोल्यूशन का पूरा मामला है उसको लेकर है। दिल्ली में 400 पार AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया, जो बहुत खतरनाक स्तर होता है। ऐसे में लोगों को सांस की बीमारियां भी होती हैं, सांस लेने में भी दिक्कतें होती हैं। खैर दिल्ली के पोल्यूशन से हरियाणा और पंजाब हमेशा हाईलाइट में आ जाते हैं और हरियाणा और पंजाब के किसानों के ऊपर गाज गिरनी शुरू हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई थी और उसमें पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने और हरियाणा सरकार को भी कहा कि आप तो जुर्माना भी कम लगा रहे हैं और जो आप एक्चुअल डेटा उसको भी छुपा रहे हैं, और कई सारी बातें कही। इसके अलावा हरियाणा में तो जो कुरुक्षेत्र जिला है वहाँ पर आज और कल 24 किसानों की गिरफ्तारी हुई पराली जलाने को लेकर, और 10 जो कार्रवाई हैं वो तो लाडवा विधानसभा में हुई हैं, जो कि जहाँ से नायब सिंह सैनी खुद चुनाव जीत कर आए हैं। और पंजाब का मैंने जो एक आंकड़ा बताया था 2 दिन पहले, 10.5 लाख के आसपास जुर्माना लगाया गया है। 784 मामले दर्ज किए गए हैं, अब शायद तो वो तो बढ़ गए होंगे। तो ये एक मामला है कि लगातार पंजाब और हरियाणा के किसानों को, जैसे ही पंजाब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है तो दोनों राज्यों के किसानों को विलन बनाया जाता है और वही अब हो रहा है। देखना अब पराली की कोई ठोस, कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा सरकार ने कोई ठोस रणनीति तो अपनाई नहीं है, किसानों के ऊपर फेंक दिया जाता है मामला सारा। खैर देखते हैं कि क्या इस पूरे एपिसोड में क्या होता है। दिल्ली के पोल्यूशन की गाज हरियाणा और पंजाब के किसानों के ऊपर कितनी गिरती है ये भी हमें इसका भी इंतज़ार रहेगा। खैर आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और